कभी कभी आसमान में होने वाली एक छोटी सी गलती कुछ ही सेकंड के अंदर एक भयानक हादसे में बदल जाती है। एक आधुनिक विमान, अनुभवी पायलट और एक बिल्कुल सामान्य टेक ऑफ, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। 324 नॉट्स की रफ्तार और विमान लगभग सीधा जमीन की तरफ गिरता हुआ। आखिर उस फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ था जिसने कुछ ही पलों में 60 जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? क्या यह एक तकनीकी खराबी थी या फिर कॉकपिट में हुई एक ऐसी गलती जिसने सब कुछ बदल दिया? आज हम उसी रहस्यमयी हादसे की पूरी सच्चाई जानेंगे। यह है टारोम फ्लाइट 371 की सच्ची और रहस्यमयी कहानी। 31 मार्च 1995 की सुबह रोमानिया के बुकारेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक एयरबस A310 अपनी अगली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की तैयारी कर रहा था। यह विमान टारोम फ्लाइट 371 के रूप में ब्रसेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने वाला था। हालांकि उस सुबह मौसम बिल्कुल साफ नहीं था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और कई जगह नीचे लटके बादल दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा आसपास के इलाके में हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। ब्रुसेल्स तक की यात्रा के लिए विमान में लगभग 20 टन ईंधन भरा गया। प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन और ब्रीफिंग के दौरान क्रू ने विमान की तकनीकी स्थिति पर भी चर्चा की। इसी दौरान एक ब्रीफिंग कार्ड का भी उल्लेख किया गया। यह ब्रीफिंग कार्ड एक तरह की चेतावनी थी जिसमें बताया गया था कि इस विमान में पहले भी ऑटो थ्रस्ट सिस्टम से जुड़ी समस्या सामने आ चुकी थी। इसी वजह से कैप्टन ने तय किया कि इस उड़ान में फर्स्ट ऑफिसर विमान उड़ाएंगे, जबकि वे खुद थ्रस्ट लिवर्स पर विशेष ध्यान रखेंगे। सिर्फ टेक ऑफ के समय ही नहीं, बल्कि क्लाइंब फेज यानी उड़ान के शुरुआती चढ़ाई वाले चरण में भी थ्रस्ट लेवर्स पर लगातार नजर रखना जरूरी माना गया। सुबह लगभग 7:54 स्थानीय समय पर क्रू पूरी तरह तैयार था। उन्होंने टावर से पुशबैक और इंजन स्टार्टअप की अनुमति मांगी। कुछ ही देर बाद विमान धीरे धीरे टैक्सी करते हुए बुखारेस्ट के रनवे 8 राइट की ओर बढ़ने लगा। टैक्सी करते समय कैप्टन ने एक बार फिर डिपार्चर ब्रीफिंग दोहराई। योजना यह थी कि विमान पहले कुछ नॉटिकल माइल्स यानी कुछ समुद्री मील की दूरी तक सीधे उड़ान भरेगा और फिर बाईं ओर मुड़कर STJ नाम के VOR नेविगेशन एड की ओर जाएगा। और आगे चलकर यही बायां मोड़ इस पूरी घटना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। उस दिन टारोम फ्लाइट 371 के कॉकपिट में विमान की कमान कैप्टन लिवियो बतानोयू के हाथों में थी। उस समय उनकी उम्र 48 वर्ष थी और उन्हें एक अनुभवी पायलट माना जाता था। अपने करियर के दौरान उन्होंने कुल 14,312 घंटे की उड़ान भरी थी। इनमें से लगभग 1,735 घंटे उन्होंने एयरबस A310 विमान पर उड़ाए थे। इससे पहले उनका अनुभव BAC 111 और बोइंग विमानों पर भी रहा था। उनके साथ कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर आयोनेल स्टोई मौजूद थे। उनके पास कुल 8,988 घंटों का उड़ान अनुभव था और उनमें से लगभग 650 घंटे एयरबस A310 पर थे। फर्स्ट ऑफिसर स्टोई ने अपने शुरुआती करियर में सोवियत निर्मित विमानों पर उड़ान भरी थी। इनमें इल्यूशन 18 और इल्यूशन 62 जैसे विमान शामिल थे। कॉकपिट क्रू के अलावा इस उड़ान में 9 केबिन क्रू सदस्य भी मौजूद थे और उनके साथ कुल 49 यात्री इस विमान में सवार थे। उस समय तक सब कुछ एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की तरह ही दिखाई दे रहा था। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह उड़ान इतिहास की एक गंभीर दुर्घटना में बदलने वाली थी। इस उड़ान की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इस विमान के इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। यह एयरबस A310 शुरुआत में पैन अमेरिकन एयरलाइंस के बेड़े का हिस्सा था, लेकिन जब पैन AM एयरलाइन दिवालिया हो गई तो बाद में यह विमान डेल्टा एयरलाइंस के पास चला गया। कई साल बाद टारोम एयरलाइंस ने इसे अपने बेड़े में शामिल कर लिया। हालांकि इस विमान के साथ एक तकनीकी समस्या पहले से जुड़ी हुई थी। यह समस्या विमान के ऑटो थ्रस्ट सिस्टम से संबंधित थी। ऑटो थ्रस्ट सिस्टम वह प्रणाली होती है जो विमान के इंजनों की ताकत यानी थ्रस्ट को अपने आप नियंत्रित करती है। अक्सर देखा गया था कि जब विमान टेक ऑफ के बाद क्लाइंब फेज में प्रवेश करता था तभी यह समस्या सामने आती थी। सामान्य स्थिति में उस समय इंजन की ताकत कम करके उसे क्लाइंब थ्रस्ट पर सेट किया जाता है, लेकिन इस विमान में कई बार ऐसा हुआ कि बाईं इंजन को नियंत्रित करने वाला थ्रस्ट लीवर धीरे धीरे पीछे खिसक कर आइडल यानी लगभग न्यूनतम ताकत की स्थिति तक पहुंच जाता था, जबकि दाईं इंजन का थ्रस्ट अभी भी टेक ऑफ पावर पर बना रहता था। एयरबस को भी शुरुआती एयरबस A310 विमानों में ऑटो थ्रस्ट सिस्टम से जुड़ी कुछ समस्याओं की जानकारी थी। जांच में यह संभावना सामने आई कि थ्रस्ट लिवर्स और उनके कपलिंग लिंकेज के बीच ज्यादा फ्रिक्शन यानी घर्षण होने की वजह से यह समस्या पैदा हो रही थी, क्योंकि इन दोनों थ्रस्ट लिवर्स को चलाने के लिए केवल एक ही मोटर लगी हुई थी। अगर किसी वजह से एक लीवर अटक जाता तो सिस्टम लगातार उसे एडजस्ट करने की कोशिश करता रहता। इसका परिणाम यह होता कि जो लीवर ठीक से काम कर रहा होता वह धीरे धीरे पीछे खिसकते खिसकते आइडल तक पहुंच जाता, जबकि जो लीवर अटका हुआ होता वह अपनी जगह पर ही रह जाता। यह समस्या उस समय भी देखी गई थी जब यह विमान डेल्टा एयरलाइंस के पास था और टारोम के बेड़े में शामिल होने के बाद भी कम से कम 12 बार यह खराबी सामने आ चुकी थी।
सुबह लगभग 8:06 पर विमान रनवे पर तेजी से आगे बढ़ना शुरू करता है। टेक ऑफ रोल के दौरान कॉकपिट के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक अहम बात रिकॉर्ड होती है। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से कहते हैं कि वे अपने हाथ थ्रस्ट लिवर्स से हटाकर दोनों हाथ कंट्रोल कॉलम पर रख लें। यह पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। आमतौर पर टेक ऑफ रोल के दौरान कैप्टन ही थ्रस्ट लिवर्स की निगरानी करते हैं। इसका कारण यह होता है कि अगर किसी कारण से टेक ऑफ को बीच में ही रोकना पड़े, जिसे रिजेक्टेड टेक ऑफ कहा जाता है, तो कैप्टन तुरंत थ्रस्ट कम करके ब्रेकिंग प्रक्रिया शुरू कर सके। कुछ ही क्षण बाद विमान सामान्य तरीके से रोटेट करता है और हवा में उठ जाता है। कैप्टन कहते हैं पॉजिटिव रेट। इसका मतलब होता है कि विमान सुरक्षित रूप से ऊपर चढ़ रहा है और अब लैंडिंग गियर को ऊपर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफिसर जवाब देते हैं गियर अप। कैप्टन तुरंत लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ वे कुछ अन्य जरूरी प्रक्रियाएं भी पूरी करते हैं, जैसे लैंडिंग लाइट्स को बंद करना और एरोडायनेमिक ब्रेक्स को डिसआर्म करना। विमान लगातार ऊपर चढ़ता रहता है और सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। टेक ऑफ के लगभग 30 सेकंड बाद यानी सुबह लगभग 8:07:20 पर कैप्टन डिपार्चर कंट्रोलर से संपर्क करते हैं। डिपार्चर कंट्रोलर उन्हें निर्देश देता है कि वे एसटीजे की दिशा में जल्दी बाईं ओर मुड़ सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पायलटों को पहले कुछ नॉटिकल माइल्स तक सीधे आगे उड़ने की उम्मीद थी। इसलिए जब उन्हें अचानक बाईं ओर जल्दी मुड़ने की अनुमति मिलती है तो उन्हें फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर यानी एफएमसी में जाकर यह अपडेट करना पड़ता है कि अब विमान को बाईं ओर मोड़ना है। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन से यह अपडेट करने के लिए कहते हैं। यह भी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जो पायलट विमान उड़ा रहा होता है यानी पायलट फ्लाइंग, वह पूरी तरह विमान को नियंत्रित करने पर ध्यान देता है, जबकि दूसरा पायलट, जिसे पायलट मॉनिटरिंग कहा जाता है, वह नेविगेशन से जुड़े अपडेट और सिस्टम से जुड़े काम संभालता है। लेकिन जैसे ही कैप्टन फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में नई क्लियरेंस दर्ज करने के लिए नीचे झुकते हैं, उसी समय विमान लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जब ऑटो थ्रस्ट सिस्टम दोबारा थ्रस्ट लेवर्स से जुड़ता है और टेक ऑफ थ्रस्ट को धीरे धीरे कम करते हुए क्लाइंब थ्रस्ट की ओर ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही कैप्टन कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, उसी समय थ्रस्ट लिवर्स हल्के हल्के हिलना शुरू कर देते हैं और ठीक उसी क्षण वह पुरानी तकनीकी खराबी एक बार फिर सामने आ जाती है। नंबर 1, थ्रस्ट लीवर जो बाईं इंजन से जुड़ा हुआ है धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगता है और आइडल की दिशा में आने लगता है। यह लगभग हर सेकंड 1 डिग्री की गति से पीछे जा रहा होता है। दूसरी तरफ नंबर 2 इंजन अभी भी टेक ऑफ थ्रस्ट पर ही बना रहता है, लेकिन क्योंकि कैप्टन का ध्यान एफएमसी पर होता है और उन्होंने थ्रस्ट लीवर छोड़ दिए होते हैं, इसलिए यह बहुत संभव है कि उन्हें यह बदलाव तुरंत दिखाई न दे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात भी है, उन्हें अभी अभी बाईं ओर मुड़ने की अनुमति मिली है। अगर सामान्य स्थिति में ऐसा होता, यानी बाईं इंजन का थ्रस्ट कम हो जाए और दाईं इंजन का वही बना रहे और विमान सीधा उड़ रहा हो, तो पायलट तुरंत इसे महसूस कर लेते। ऐसी स्थिति में विमान कम थ्रस्ट वाले इंजन की दिशा में मुड़ने लगता है, लेकिन इस समय विमान पहले से ही बाईं ओर मुड़ रहा होता है। इस वजह से यह असमान थ्रस्ट उसी टर्न के अंदर छिप जाता है और पायलटों को इसका तुरंत एहसास नहीं होता। और क्योंकि यह किसी इंजन फेलियर से जुड़ी चेतावनी नहीं है, इसलिए क्रू को इसके बारे में कोई अलार्म भी नहीं मिलता। इसका एकमात्र संकेत सिर्फ थ्रस्ट लीवर की स्थिति होती है। विमान लगातार ऊपर चढ़ता रहता है। फर्स्ट ऑफिसर लगभग 15 से 20 डिग्री के हल्के बाएं बैंक के साथ टर्न ले रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बैंक एंगल बढ़ने लगता है। संभव है कि यह उसी असमान थ्रस्ट का परिणाम हो जिसका सामना अब विमान कर रहा है, लेकिन उस समय तक दोनों में से किसी भी पायलट ने इस समस्या को नोटिस नहीं किया था। लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर कैप्टन प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले की ओर देखते हैं। उन्हें महसूस होता है कि विमान की स्पीड अपेक्षा के अनुसार नहीं बढ़ रही है। वे कहते हैं स्पीड। फर्स्ट ऑफिसर इसे स्वीकार करते हैं और विमान की नाक थोड़ा नीचे करते हैं ताकि स्पीड बढ़ती रहे। इसके थोड़ी देर बाद लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं 250 नॉट्स इनसाइड, फ्लैप्स अप। कैप्टन जवाब देते हैं और फ्लैप्स को ऊपर करने का चयन करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक और समस्या सामने आती है। फर्स्ट ऑफिसर स्लैट्स को रिट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन कैप्टन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वे दोबारा कॉल करते हैं, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इसके बजाय कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसे किसी इंसान की दर्द भरी कराह के रूप में समझा जा सकता है। फर्स्ट ऑफिसर पूछते हैं, क्या हुआ? आपको क्या हो गया? लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इस समय विमान बाईं ओर मुड़ रहा होता है और थ्रस्ट की असमानता लगातार बढ़ती जा रही होती है। अब यह लगभग 0.19 EPR तक पहुंच चुकी होती है। इस स्थिति में फर्स्ट ऑफिसर बहुत चिंतित हो जाते हैं। याद रखें, विमान ने अभी अभी टेक ऑफ किया है और उनके साथ मौजूद दूसरे पायलट के साथ कुछ गंभीर समस्या दिखाई दे रही है। अब उनके सामने एक साथ 2 समस्याएं हैं। पहली, उनके साथी पायलट की संभावित इनकैप्सिटेशन। दूसरी, विमान के सिस्टम में चल रही यह तकनीकी खराबी। और यही दोनों चीजें मिलकर अब इस उड़ान को बेहद खतरनाक स्थिति की ओर ले जा रही थीं। अब विमान की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है। जैसे जैसे थ्रस्ट की असमानता बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे विमान पर याव का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। याव का मतलब होता है कि विमान का आगे का हिस्सा दाएं या बाएं घूमने लगता है, और क्योंकि विमान पहले से ही बाईं ओर मुड़ रहा होता है, इसलिए यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। अब विमान का बैंक एंगल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगभग 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। सामान्य परिस्थितियों में यही वह सीमा होती है जिसे सामान्य संचालन के दौरान अधिकतम माना जाता है, लेकिन इस समय स्थिति सामान्य नहीं थी। थ्रस्ट की असमानता अब लगभग 0.36 EPR तक पहुंच चुकी थी और यह लगातार बढ़ रही थी। विमान अभी भी ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन कॉकपिट में मौजूद फर्स्ट ऑफिसर के लिए स्थिति तेजी से कठिन होती जा रही थी। उनका ध्यान अब दो अलग अलग समस्याओं के बीच बढ़ चुका था। एक तरफ उनके साथ मौजूद कैप्टन कोई जवाब नहीं दे रहे थे, जिससे यह संभावना बन रही थी कि वे अचानक इनकैपेसिटेड हो गए हों। दूसरी तरफ विमान के सिस्टम में चल रही एक सूक्ष्म तकनीकी खराबी लगातार स्थिति को और बिगाड़ रही थी। इसी बीच कुछ संकेत मिलते हैं कि फर्स्ट ऑफिसर ने शायद रेडियो पर एक छोटा कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड दर्ज नहीं मिलता। इसके बजाय विमान का बैंक एंगल लगातार बढ़ता रहता है। अगर किसी व्यक्ति को उड़ान के बारे में थोड़ी भी जानकारी हो तो वह जानता है कि जैसे जैसे विमान अधिक झुकता है, पायलट को कंट्रोल कॉलम पर और अधिक पीछे की ओर दबाव देना पड़ता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि विमान की नाक क्षितिज से ऊपर बनी रहे और विमान स्थिर उड़ान बनाए रखे। लेकिन अगर बैंक एंगल लगातार बढ़ता जाए और उसे सही समय पर नियंत्रित न किया जाए तो विमान की नाक नीचे गिरने लगती है, और यही इस समय होने लगता है। विमान चढ़ते चढ़ते लगभग 4620 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन अब विमान का बैंक एंगल लगभग 43 डिग्री तक पहुंच चुका था। जैसे जैसे बैंक एंगल और बढ़ता है, विमान की नाक धीरे धीरे क्षितिज से नीचे गिरने लगती है और कुछ ही पलों में विमान तेजी से नीचे उतरना शुरू कर देता है। इसी समय के आसपास फर्स्ट ऑफिसर स्थिति को संभालने की कोशिश में ऑटो पायलट को सक्रिय करने की कोशिश करते हैं। वे हाथ बढ़ाकर ऑटो पायलट को एंगेज भी कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वे अभी भी कंट्रोल कॉलम पर पीछे की ओर दबाव दे रहे होते हैं, ऑटो पायलट केवल लगभग 1 सेकंड के लिए ही सक्रिय रह पाता है। इसके बाद वह तुरंत डिसएंगेज हो जाता है। जैसे ही ऑटो पायलट डिसएंगेज होता है, कॉकपिट में एक तेज चेतावनी अलार्म बजने लगता है। एयरबस विमान में इस अलार्म को कैवलरी चार्ज अलार्म कहा जाता है। यह एक बहुत तेज और ध्यान आकर्षित करने वाली चेतावनी ध्वनि होती है, और इस उड़ान में यह अलार्म बाकी पूरे समय तक लगातार बजता रहता है। अब विमान तेजी से नीचे उतर रहा था। जब विमान लगभग 3600 फीट की ऊंचाई से नीचे उतर रहा होता है, उसी समय कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में फर्स्ट ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है। वे कहते हैं, यह वाला फेल हो गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि वे अब समझने की कोशिश कर रहे थे कि विमान में आखिर किस सिस्टम में खराबी आई है। लेकिन इस समय जब वे अपने इंस्ट्रूमेंट्स की ओर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। विमान की नाक अब क्षितिज से काफी नीचे गिर चुकी थी। सबसे खराब क्षणों में विमान का एटीट्यूड लगभग 83 डिग्री नीचे की ओर झुक चुका था। इसका मतलब यह था कि विमान लगभग सीधा जमीन की ओर जा रहा था। इसके साथ साथ विमान रोल भी कर रहा था और अपने रोल एक्सिस के चारों ओर लगभग पूरा घूम चुका था। अब विमान लगभग सीधा नीचे गिर रहा था और उसकी गति तेजी से बढ़ती जा रही थी। जमीन के करीब पहुंचते पहुंचते स्पीड बहुत अधिक हो चुकी थी। जांच में पाया गया कि जमीन से टकराने से ठीक पहले विमान की अधिकतम दर्ज की गई गति लगभग 324 नॉट्स थी। उस समय विमान का एटीट्यूड लगभग -50 डिग्री था, यानी विमान की नाक बहुत तेजी से नीचे की ओर झुकी हुई थी। टेकोनॉफ के 2 मिनट से भी कम समय के भीतर यह विमान जमीन से टकरा गया। टक्कर की ताकत इतनी भयावह थी कि यह हादसा पूरी तरह नॉन सर्वाइवेबल बन चुका था। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 49 यात्री और 11 क्रू सदस्य उसी क्षण अपनी जान गंवा बैठे। क्रैश साइट बुखारेस्ट एयरपोर्ट से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी। अच्छी बात यह थी कि यह हादसा किसी आबादी वाले इलाके के ऊपर नहीं हुआ था। अगर यह विमान किसी शहर या भीड़भाड़ वाली जगह पर गिरता तो जमीन पर भी भारी नुकसान होता और कई और लोगों की जान जा सकती थी। हादसे की खबर मिलते ही एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। उनका पहला काम यह समझना था कि आखिर इस फ्लाइट के साथ हुआ क्या था। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने क्रैश साइट को ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। क्योंकि विमान बहुत तेज एंगल से जमीन से टकराया था, इसलिए दुर्घटना का मुख्य क्षेत्र ज्यादा बड़ा नहीं था। इससे यह साफ था कि विमान लगभग सीधा जमीन से टकराया था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान के कई हिस्से जमीन के अंदर करीब 5 मीटर तक धंस गए थे। इस भीषण टक्कर के कारण विमान लगभग पूरी तरह टूट चुका था और मलबे की हालत बेहद खराब थी। हादसा इतना गंभीर था कि फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन के शरीरों की हालत ऐसी नहीं थी कि उन पर सही तरीके से पोस्टमार्टम किया जा सके। इसी वजह से जांचकर्ता कभी भी पूरी तरह यह नहीं जान पाए कि उस समय कैप्टन के साथ वास्तव में क्या हुआ था या वे किस हद तक इनकैपेसिएटेड हो गए थे। लेकिन जांचकर्ताओं को कुछ अहम जानकारी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर
और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिली, जिन्हें क्रैश साइट से बरामद कर लिया गया था। इन रिकॉर्डिंग्स के विश्लेषण से पता चला कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो पहली कराहने की आवाज सुनाई दी थी, उसके बाद कैप्टन की तरफ से कोई और आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से भी यह पता चला कि उस पल के बाद कैप्टन की तरफ से विमान के कंट्रोल्स पर कोई इनपुट नहीं दिया गया। इन दोनों रिकॉर्डरों की जानकारी को मिलाकर जांचकर्ताओं का मानना था कि उस समय के बाद फर्स्ट ऑफिसर पूरी तरह अकेले ही विमान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उस पूरी इमरजेंसी के दौरान फर्स्ट ऑफिसर को बिना किसी मदद के अकेले ही इस मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। अब जांच टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह हादसा हुआ ही क्यों। जांचकर्ताओं ने बहुत जल्दी उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जो इस विमान में पहले भी ऑटो ट्रस्ट सिस्टम से जुड़ी हुई दर्ज की गई थीं। उन्हें समझ में आने लगा था कि यह शायद इस पूरे रहस्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके लिए यह समझना आसान नहीं था कि आखिर यही समस्या इस दुर्घटना का कारण कैसे बन गई। इसके बाद उन्होंने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को ध्यान से सुना और तब उन्हें एक महत्वपूर्ण बात समझ में आने लगी। उन्होंने देखा कि जिस समय यह तकनीकी समस्या सामने आनी शुरू हुई, उसी समय विमान लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर था। उसी समय कैप्टन अपना पूरा ध्यान फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर पर लगाए हुए थे, क्योंकि वे नई नेविगेशन जानकारी अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे। और ठीक उसी दौरान कैप्टन के इनकैपेसिटेड हो जाने की संभावना भी सामने आई। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर का ध्यान भी अपने साथी पायलट की हालत की ओर चला गया था, क्योंकि वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैप्टन के साथ क्या हो रहा है। यानी एक ही समय पर कई चीजें हो रही थीं। और शायद यही वजह हो सकती है कि विमान की स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई। अंतिम जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस दुर्घटना के पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण था थ्रस्ट असिमेट्री, यानी दोनों इंजनों की ताकत बराबर न होना। दूसरा कारण था पायलटों में से एक का इनकैपेसिटेटेड हो जाना, और इस मामले में वे कैप्टन थे। और तीसरा कारण था को पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर की तरफ से पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई का न होना, ताकि पहले 2 कारणों से पैदा हुई स्थिति को संभाला जा सके। अंतिम रिपोर्ट के बाद 2 महत्वपूर्ण सुरक्षा सिफारिशें भी जारी की गईं। इन दोनों सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य एयरबस इंडस्ट्रीज को संबोधित करना था। पहली सिफारिश यह कहती थी कि किसी प्रकार का सर्विस बुलेटिन या एयरवर्थनेस डायरेक्टिव जारी किया जाना चाहिए, ताकि थ्रस्ट असिमेट्री की मूल वजह को ठीक किया जा सके। एयरबस ने इस पर काफी जल्दी प्रतिक्रिया दी और 2 सर्विस बुलेटिन जारी किए। इनका उद्देश्य उन सभी विमानों में संभावित समस्या को ठीक करना था जिनमें कपलिंग और थ्रस्ट लेवर्स के बीच घर्षण बढ़ने की संभावना पाई गई थी। दूसरी सिफारिश का संबंध मेंटेनेंस मैनुअल में इस्तेमाल की गई भाषा से था। यह हादसा बाकी हर एविएशन दुर्घटना की तरह एक बहुत बड़ी त्रासदी था, लेकिन जैसा कि हमने इस एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन सीरीज में बार बार देखा है, एविएशन इंडस्ट्री हर ऐसी घटना से सीखने की कोशिश करती है। हर दुर्घटना के बाद जांच का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि यह समझा जाए कि गलती कहां हुई, ताकि भविष्य में वही गलती दोबारा न हो और उड़ान और भी सुरक्षित बन सके। टैरोम फ्लाइट 371 के मामले में भी यही हुआ। इस हादसे और पायलट इनकैपेसिटेशन से जुड़े दूसरे मामलों के बाद कमर्शियल पायलट्स की ट्रेनिंग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अब अगर कोई पायलट किसी कमर्शियल विमान के लिए अपना इनिशियल टाइप रेटिंग करता है, तो उसे अलग अलग फेजेस ऑफ फ्लाइट में पायलट इनकैपेसिटेशन से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि अगर किसी एक पायलट के साथ अचानक इनकैपेसिटेशन हो जाए, तो दूसरा पायलट सबसे पहले विमान को सुरक्षित तरीके से उड़ाने पर ध्यान दे। सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि विमान पूरी तरह नियंत्रण में हो, उसे सुरक्षित ऊंचाई तक ले जाया जाए और अगर संभव हो तो ऑटो पायलट को सक्रिय कर दिया जाए। जब विमान स्थिर और सुरक्षित उड़ान में आ जाए, तभी पायलट अपने साथी की स्थिति पर ध्यान देता है। सबसे पहले यह चेक किया जाता है कि कहीं इनकैपेसिटेड पायलट ने गलती से किसी स्विच, गेज या कॉकपिट के किसी कंट्रोल को छू तो नहीं दिया। यानी यह सुनिश्चित किया जाता है कि फ्लाइट डेक पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में है और सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत मेडे कॉल दिया जाता है, ताकि ग्राउंड से हर संभव मदद मिल सके। साथ ही केबिन क्रू को भी कॉकपिट में बुलाया जाता है, ताकि वे स्थिति को संभालने में मदद कर सकें। जरूरत पड़ने पर वे इनकैपेसिटेड पायलट को सीट में सुरक्षित तरीके से बांध सकते हैं या फिर सीपीआर जैसी मेडिकल सहायता देने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह हर बड़ी दुर्घटना के बाद सीखी गई सीख ने एविएशन इंडस्ट्री को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया है, और यही वजह है कि आज हवाई यात्रा दुनिया के सबसे सुरक्षित परिवहन साधनों में से एक मानी जाती है। अगर आपको यह एविएशन इन्वेस्टिगेशन स्टोरी दिलचस्प लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस सीरीज में हम ऐसे ही कई रहस्यमयी और महत्वपूर्ण एविएशन हादसों की कहानियों को विस्तार से समझते रहेंगे। और अगली एविएशन स्टोरी में हम जानेंगे एक और ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया के एविएशन नियमों को बदल कर रख दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।